असीम प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर उत्तराखंड। सुंदर विराट पहाड़ों, प्राकृतिक झीलों, प्रमुख नदियों व घाटियों को अपने आंचल में संजोए यह भूभाग अनेक दुर्लभ वन्य जीवों का बसेरा भी है। पूरे विश्व भर में अपनी पवित्र प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण दे चुकी यह भूमि भारतवर्ष की देवभूमि भी है। चार धाम, पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, कई सिद्धपीठ व हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब जैसे अनेकों तीर्थ स्थल इस भूमि की विशिष्टता के प्रमाण हैं। उत्तराखंड की संस्कृति भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता की तरह ही अद्भुत है। यहाँ की प्रमुख बोलियों में गढ़वाली व कुमाऊनी काफी प्रचलित हैं। जौनसारी, थारू, राजी जैसी विविध जातियां यहाँ वर्षों से निवास करती आई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन इस अद्भुत देवभूमि को पाने व अलग राज्य बनाने का रास्ता सरल नहीं था। यदि आज यह संभव हो पाया है तो उन असंख्य पहाड़ी वीर व वीरांगनाओं के संघर्ष व दृढ़ संकल्प की बदौलत, जिनके बलिदान से हमें यह राज्य एक उपहार स्वरूप मिला है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों ने गांव गलियारों में, चौक चौराहों पर प्रदर्शन किए। सरकारी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किए। कई लोग शहीद हुए, पर पहाड़ी जन अलग राज्य की मांग पर अड़े रहे। कई वर्षों के जन संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने घुटने टेके और 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का जन्म हुआ। नए राज्य के बनने के साथ ही लोगों की आशाएं भी बढ़ने लगी। उन्हें अब यकीन हो चला था कि अब अपने राज्य की गाड़ी विकास पटरी पर तेजी से दौड़ेगी। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जैसी समस्याओं का अब निदान होगा। प्रदेश का प्रत्येक गांव समृद्ध होगा, खुशहाल होगा और फिर से आबाद होगा। क्योंकि अब रुक जाएगा अपने गांव से पलायन, 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 पलायन। लेकिन सियासी आकांक्षाओं के आगे उत्तराखंड के लोगों की आशाएं बेबस होकर रह गई। देवभूमि हमारा उत्तराखंड जग कण कण में भगवान निवास करदा, जग हर जगह प्रत्येक गांव में जो भगवान चंद तेका बावजूद आज पलायन रूप इतना बड़ो राक्षस यका मुंह बाएं खड़ा छ, जगह कारण प्रत्येक गांव का गांव खाली छनवाण्या। मंदिर क्या, देवता क्या, सब ते की रह गए, पर लोग यक न रहें। मैं आपने बताना चाहूँ 13 साल हमारा उत्तराखंड ते बनाए गए, मेरे बावजूद 4 सरकार रहे और 8 मुख्यमंत्री रह गए, पर विकास की आस कखी न। पहाड़ का वासी आज भी पलायन के मजबूर छन। रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, तमाम तरह की समस्या आज हमारा पहाड़ में मौजूद थन। मेरे बावजूद यह नेता जो नेता अपने जीती के भी जाता, जो पहाड़ बेटे भी विधायक बनता, वो भी कभी मुंह मोड़ी के कभी अपना पहाड़ की तरफ जल्द नहीं। आज हमारे राज्य को गठित हुए पूरे 14 साल होने को है, पर पहाड़ों की दशा और दिशा पहले से भी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। देवभूमि, कर्मभूमि, आस्था का गढ़ उत्तराखंड अतुल्य प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर इस पर्वतीय राज्य को पाने के लिए कई वीर और वीरांगनाओं ने संघर्ष किया, परंतु आज इस पर्वतीय राज्य के समक्ष पलायन रूपी राक्षस मुंह बाए खड़ा है और शासन से लेकर आम आदमी तक इसके आगे बेबस नजर आ रहे हैं। देश के 10 पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में पलायन दर सबसे अधिक 25% है। मूल सुविधाओं को तरसती पहाड़ी जनसंख्या खुद को ठगा सा महसूस कर रही है और शहरों की ओर बढ़ रही है। खास बात यह है कि यहां लगभग 60% से ऊपर आबादी पहाड़ों में निवास करती है।
फिर भी उत्तराखंड राज्य की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65% योगदान 3 मैदानी जिलों यानी हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर का है, जबकि 10 पहाड़ी जिलों का योगदान मात्र 35% है। 2011 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 16,793 गांव हैं, लेकिन यहां का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिससे पलायन 40% ना हुआ हो। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उत्तराखंड के इन 16,793 गांव में से 1,065 गांव ऐसे भी हैं जहां अब एक भी इंसान नहीं रहता। यकीन से परे किंतु सत्य। ऐसा ही एक जनशून्य हो चुका गांव है रुद्रप्रयाग जिले का बरसू गांव। गांव को देखकर यहां के मूल निवासियों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। बरसू में लगभग सभी मूल सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी पूरा गांव वीरान है। बरसू के पास के गांव कमेडी के लोग बताते हैं कि इस गांव में पलायन का मुख्य कारण आर्थिक रूप से सशक्त लोगों का शहरों की ओर रुख करना है। गांव अगर खाली हो रहे हैं, इसमें किसको दोष दिया जाए? कहीं ना कहीं ये क्या नहीं लगता है कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ एम्बिशंस बढ़ गए? मेरे घर में मुझे सुबह भोजन मिलता है, मेरे घर में से उस भोजन पाने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है, उसके बाद अनाज पैदा होता है, मैं उसको बेचता हूँ और उससे अपना आजीविका चलाता हूँ। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएं उससे ज़्यादा बढ़ गई। मुझे घर में टीवी चाहिए, मेरे घर में कार भी चाहिए, मोटरसाइकिल, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए खेत अपने आप में सब कुछ नहीं है ये, और खेत में काम करने से बढ़िया तो यह है किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा ली जाए। और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में अंतर इसलिए आता है कि मैं पहले टाई नहीं पहनना चाहता था, अब मैं टाई भी पहनता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उस गांव के गंवार से आज बेहतर दिखाई देता हूँ। तो ये फैक्टर किसको डालेंगे, किसके सर पे डालेंगे? ये व्यक्तिगत है। पलायन के प्रमुख कारणों में से एक रोजगार की समस्या है। आज राज्य के युवाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और उनका पहाड़ों में रुकना दूभर हो रहा है। लगभग 7 लाख युवा विभिन्न रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। किसी भी जगह रहने के लिए आदमी को 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये है कि उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले। आर्थिक मीन्स रोजगार के साधन अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में प्राप्त हो जाए तो वो कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने एरिया को छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पे जो लिटरेसी तो अच्छी है, लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई उस तरह से नहीं हुई है कि जिससे कि वो लोग उसी जगह पर रह करके अपनी लाइफ में भी व्यतीत कर सकें। वैसे तो पहाड़ों में मुख्यतः कृषि को ही रोजगार का प्रमुख साधन माना जाता है, परंतु एक पहाड़ी कृषक के सामने अनेक समस्याएं होती हैं। छोटे व बिखरे खेत, कमजोर सिंचाई माध्यम, अविकसित व परंपरागत खेती, बाजार से दूरी, जंगली जानवरों का फसलें नष्ट कर देना व प्राकृतिक आपदाएं उन अनेक समस्याओं में से हैं जिनकी वजह से आज कृषि रोजगार प्रदान करने का एक कमजोर साधन बनकर रह गया है। आज से 10-15 साल पहले यहाँ पर फसलें लहराया करती थी और इन फसलों से होने वाले अनाज से लोग अपनी ज़रूरतों को संभाल लिया करते थे। पर आज पैसा इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि पैसों के लिए लोग पलायन कर चुके हैं और ये खेत बंजर हो चुके हैं। रात को सो ज़्यादा आते हैं, दिन को बंदर और परेशान कर देते हैं कि यहाँ पर कोई खेती करे तो किसान क्या करे? 6 महीने की कमाई को एक मिनट में खा जाता है। पानी की कमी, बरसात की कमी और खेती किसान में जो कोई बनता जो पशु जानवर खाए जानन
न्यून। बंजर हो चुके खेतों व वीरान हो रहे घरों में अपना बसेरा बनाने के लिए निर्भीक जंगली जानवर गांवों में घुसकर खेती नष्ट कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। बंदर खा रहे हैं, 100 रुपए के आलू लगा रखे हैं, बंदर खा रहे हैं, क्या करें? काम ब्याकुन दिन में जान जटन मोर जान भी ये कमार बैठो रोन जामट भी पोर जान तब तक अनाड़े रंदना ये किम बैठो रोनी सुबह घाम आन तक भी बैठो सो बाबा। जानवर बहुत ज्यादा बंदर खेती बाड़ी को होंदी नहीं तो सब मेरे खाना छन अतः जानवर सब खाना छन चेक के खान के भगनी तो तुम देखना चाहते सारी बंजर पड़ो कोई घर छनी पहले तो बहुत खेत रहन छे तब। जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से खेती में नुकसान झेल रहे ग्रामीण कृषकों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, परंतु कोरे आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। बांदर, सुंगर, हाथी, जड़ा और चिड़िया, अन्य पक्षी जन तोता, ये हम तक खेती नहीं करने सन। हम जन नहीं करने के भी खेती करना चाह, लेकिन ये क्या है कि जंगली जानवर नुकसान करने सन। तो हम सरकार से ये बताना चाहना चाह कि अगर जानवरों ने आप तब वोट दी तो आप जानवर रह जाए, हम तो अपने आप चली जोला समय पर। पहाड़ों में पलायन का एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो गांव में उसके इलाज के लिए न कोई अस्पताल है न कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। अपना इलाज करवाने ग्रामीण लोगों को दूर शहरों में जाना पड़ता है। इमरजेंसी में कई बार मरीज को तुरंत उपचार मिल पाना असंभव सा है। बहुत दूर जाना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, हमके सब लोग जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है। बीमार हो जाता है आदमी, रात को कहाँ ले जाएगा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। आने का कोई बीमार पड़ गया तो उसको प्रिंस में या 4 पाई में ले जाकर के नीचे ले जाना पड़ता है। हाँ 108 तो है, आती है तो हमने पहुँचाते हैं मरीज को, मेरा अस्पताल दूर है, नज़दीक कोई नहीं। पार्टी शहर में है वो कम बेड का बिस्तर है, फिर पौड़ी या कोरला जाना पड़ता है। हालांकि 108 जैसी सेवाओं से काफी हद तक लोगों को लाभ पहुंचा है, परंतु कई गांवों तक सड़क सुविधाएं ना होने के कारण आज भी मैदानों में जहां डॉक्टर तक पहुंचने का औसत समय 20 मिनट है, वहीं पहाड़ों में यह 4 घंटा 48 मिनट है। इसलिए कई मरीज और प्रसव झेल रही महिलाएं अस्पताल पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। हॉस्पिटल नहीं छीना, हॉस्पिटल दिक्कत हम था बहुत ज्यादा, जब तक पार्सन जा तब तक आदमी मोर जा लिया पिनाश नहीं चाहिए लोग तो तब लोगों को भी है कि हम तो पहले सरकार पिनाश चीज दी हम तो रोड दियावे वही पिनाश नहीं दियावे। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई क्षेत्रों में अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की इमारतें तो हैं, मगर डॉक्टर व उनका स्टाफ इन दुर्गम कहे जाने वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने को राजी नहीं है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। यार खुदा भी तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या करे इलाज? ये कुर्दारे सीतापुर कितना रुपए लग गए? 10,000। कुछ फर्क नहीं ना, बुढ़े बहुत खाना पकान देता मीन खाना। जो थोड़ी बहुत आधारभूत संरचनाएं डेवलप भी की हैं सरकार ने, उन आधारभूत संरचनाओं को खाली बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता है। जब तक आप वहाँ पर उनको फंक्शनल नहीं बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एक बिल्डिंग बना दी और उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ना आपके पास फार्मासिस्ट है, ना आपके पास डॉक्टर है, ना आपके पास दवाइयाँ हैं, या 8 दिन में वो 1 दिन खुलता है, तो वो गांव वाला वहाँ क्या सुविधा आपने क्रिएट की है? नहीं की। रोजगार व स्वास्थ्य साधनों के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज शिक्षा व शिक्षण संस्थानों की हालत भी लचर है। लगभग हर गांव में प्राथमिक विद्यालय की इमारतें बनी हैं, परंतु कहीं छात्र संख्या 0 है तो कहीं शिक्षक नहीं है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ कुछ गांव के प्राथमिक विद्यालय पलायन के कारण खत्म हो चुके हैं। कभी एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर बच्चों की चीख सुनाई करती थी, और आज सिर्फ हमें यहाँ पर ताले देखने को मिल रहे हैं। विकास तो कुछ नहीं हुआ बेटा, सिर्फ पानी बिजली, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। विकास का क्या हो रहा है? स्कूल भी से खाली पड़ रही हैं। विकास होता तो ऊपर को आते लोग, तो खाली 2 बच्चे हैं हमारे स्कूल में।
स्थानीय लोग अपने बच्चों को गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बजाय कस्बों व शहरों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, जिससे आज सरकारी शिक्षण संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजना चाहता है। क्यों भेजना चाहता है? उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपको प्राइमरी एजुकेशन से उसकी जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी तो वो वहाँ भेजेगा, तो वो स्कूल बंद होंगे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़ें। निश्चित तौर पर सब बढ़ रहे हैं और सब पढ़ भी रहे हैं। बढ़ रहे हैं शहरों की तरफ और पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। कई क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान ना होने के कारण विद्यार्थियों को पहाड़ी मार्ग पर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल तक जाना पड़ता है। काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं, लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और जैसे जैसे मतलब ये जंगल का रास्ता होता है तो जंगल से आने में कई एक प्रकार से जंगली जानवरों का भय होता है और एक मतलब टाइमली स्कूल नहीं पहुंच पाते बच्चे। तो समय पर आने के लिए एक मतलब कम से कम जैसे व्हीकल वगैरह होना चाहिए, बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ रामसा एक अभियान चल रहा है, उसमें एक ही मतलब कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छी बात हो। कई गाँव के बच्चे जो है मतलब पैदल चलते हैं, जहाँ सड़कें नहीं है, रास्ते सही ढंग से नहीं है और ये प्रकार से स्पोर्ट की मतलब आवश्यकता पड़ती है। शिवानी, कितनी दूर से आपको आना पड़ता है पढ़ने के लिए? 6-7 किलोमीटर। गांव का नाम आपके? ग्राम गोदी। बहुत से प्राथमिक शिक्षण संस्थान ऐसे दुर्गम स्थानों पर हैं जहां छोटे बच्चों का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। पौड़ी जिले के ग्वीराला गांव के बच्चे भी गांव से दूर जंगलों से होकर शिक्षा अर्जित करने जाते थे, परंतु यहां के शिक्षकों के प्रयास से अब विद्यालय गांव के ही परिसर में चलाया जा रहा है। हालात चाहे जो भी हो, पर सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद गांव के बच्चे अत्यंत सकारात्मक व आशाओं से परिपूर्ण हैं। रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा की समस्याओं के अलावा उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पेयजल की बहुत किल्लत है। इसे दुर्भाग्य कहें या कुछ और, पर कई जीवनदायिनी और महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थान के लोग ही आज पानी को तरस रहे हैं। आज भी गांव के लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। गांव में लगाए गए नलकूप भी पानी के बिना सूख गए हैं। पानी एक नीचे हैं, पानी गर्मियों में पानी कहीं नहीं आ जा, सब पफा को पाइप लगा डाल, एक गल में कहीं पानी आ जा, सब परेशान ना पानी भी। अब बुढ़ा आदमी छुआ जवान हुआ तो लोग बच्चा लावन भी, अब जाने आदमी उनका कन खाने बा परेशान नहीं दवा गाँव बांध बोल जाए, खेत पाते नहीं होने से हैं, अब कभी जाने कहीं। जो लोगों को सुविधाओं की आवश्यकता होती है, आपको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो व्यवस्थाएं अगर ठीक ठाक हो जाती हैं तो पलायन काफी कुछ रुक सकता है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां यातायात के संसाधनों का होना बहुत जरूरी है, परंतु आजादी के 67 साल और राज्य गठन के 14 साल होने के बावजूद हम उत्तराखंड के सभी गांवों को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ पाए हैं। बार बार सरकार के आदेश से कि सड़क बनी जाए, पर अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। बल्ली से कान 6 किलोमीटर कुलकुड़ा गाँव, ये से 10 बार हमने विधायक से मिल गए, कहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। गांव खाली नहीं हो गया कि मुड़ी बेटा मतलब कोई रोड साधन नहीं चल। अब लोग भगोड़ा बने अच्छी बैर बच्चों था पढ़ाना बंद बैठ जाए अच्छी। सड़क मार्ग के ना होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा की मामूली चीजों को खरीदने के लिए भी उन्हें कठिन पहाड़ी मार्ग पर लगातार कई घंटों तक पैदल चलना पड़ता है। राशन नहीं ला सकना छो अपने, अब वर्षा नहीं पर इन्हें दुखनों दर्द चारों तरफ दर्द हुई हूँ, ये से हम कुछ नहीं ला सकना छो। हमसे बहुत ज्यादा परेशानी सड़कें, यहाँ आने जाने के साधन नहीं है, रोड नहीं है, जिससे बच्चे अगर बाहर भी भेजे किसी शहर कस्बे में भेजते हैं तो तभी भी जो से साधन ही नहीं छीना। और 5 साल बच्चा कर खो जान 4 किलोमीटर।
की तारीख में भी 40% गांव उत्तराखंड के कच्ची सड़क से भी जुड़े हुए नहीं, खाली पगडंडी। सड़क मार्ग ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्रोत भी सीमित हैं। कई क्षेत्रों में प्रशासनिक लापरवाही के कारण भी सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। गाँव खाली असली ये कारण आलू है बेटा, ये रास्ता नहीं। अच्छा, और अगर हम कोई यमुना साथी कोई यमुना मिल जो ते पैर जो टूटियों तो ते को कोई हम यो फोट खींच दियो माने तो हम तब कहीं कहीं कह सकर जो भी कर्मचारी क्या हो ना तो सितंबर कैंसिल हुए के जाने कोई नहीं सुनू हमारी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में केवल मूल सुविधाओं की कमी ही पलायन का मुख्य कारण नहीं रही है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से यह राज्य अनेक प्राकृतिक आपदाओं का गढ़ भी रहा है। भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़ व बादल फटने जैसी कई आपदाओं से हर साल राज्य को भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ता है। जून 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में आई भयावह आपदा से न केवल राज्य अपितु पूरे विश्व भर की रूह कांप उठी थी। पलायन सिर्फ मानवीय कारणों से नहीं होता, प्रकृति के प्रकोप से होने वाली आपदाएं भी पलायन का कारण रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के भय से भी कई लोग शहरों के सुरक्षित माहौल को अपना रहे हैं। अगर मैं